लगभग हर एक मिडिल क्लास बच्चे का एक ये सपना जरूर होता है कि वो आगे जिंदगी में बढ़कर इतना ज्यादा पैसा कमा पाएगा कि कम से कम वो अपने माता पिता के लिए वो सारी ही चीजें खरीद पाए, वो सब कुछ कर पाए जो कि वो उनके लिए करना चाहता है। और इन्हीं सब चीजों के लिए काफी सारे बच्चे तो अपनी पूरी की पूरी जिंदगी ही डेडिकेट कर देते हैं। लेकिन फिर सामने आते हैं कुछ एक ऐसे लोग जो कि अपने छोटे मोटे लालच के चलते वो जिंदगी ही छीन लेते हैं, और सिर्फ कारण ये होता है कि उनका एक छोटा सा लालच पूरा हो जाए। और बिल्कुल ऐसी ही एक घटना के बारे में मैं आप लोगों को आज बताने भी वाला हूँ, जो कि 2014 में घटी थी। और इस घटना के कारण एक बच्चे के सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों से दूर नहीं गया, अपने परिवार से दूर नहीं गया, जबकि वो अपनी जिंदगी से भी काफी ज्यादा दूर चला गया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर घटा क्या था। तो ये सारी ही घटना शुरू होती है आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में, जब एक 23 साल की लड़की अस्थर हुइया अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने परिवार को भी संभाले हुए थी। इसने ये बात सोच रखी थी कि वो अच्छे से पढ़ाई वगैरह करेगी, क्योंकि इनके परिवार की हालत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। तो अहुया ये बात सोचा करती थी कि वो अपनी जिंदगी में अच्छे से कामयाब हो जाने के बाद अपनी जिंदगी में काफी सारा पैसा कमाएगी, और उसके बाद वो हर खुशी अपने माता पिता को देगी जिसके कि वो लायक हैं, और अभी तक वो उन्हें नहीं मिली है। तो इसके लिए वो काफी अच्छे से पढ़ाई करती है, अपने घर पर अपने माता पिता की मदद करती है, और वो हर एक काम किया करती थी जिससे कि वो अपने माता पिता की मदद कर पाए। इसी तरीके से अच्छे से पढ़ाई करते करते 2012-13 में वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाती है, और उसकी ड्यूटी आती है मुंबई में। तो मछलीपट्टनम से मुंबई की दूरी काफी ज्यादा थी, और यही कारण था कि अहुया हर रोज अपने घर से मुंबई नहीं जा सकती थी। यहाँ की दूरी काफी ज्यादा थी, हर रोज उसे जाना होता था, और यही कारण था कि उसके माता पिता ने ये बात कहनी शुरू की कि बेटा अब तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, अब तुम्हारी जॉब लग चुकी है, अब तो हमारी सारी की सारी परेशानियां दूर हो चुकी हैं। तो तुम वहीं पर जहां पर भी तुम अच्छे से रह सकती हो, तुम्हारे ऑफिस के आसपास जो सबसे नजदीक जगह है वहां पर किराए पर तुम रहने लग जाओ। उसके बाद तुम्हारा वहां पर आना जाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। और इसके तौर पर अहुया के पिता ने वहीं पर मुंबई में रहने वाले अपने एक दोस्त से बात की कि भाई मेरे बेटे की इस तरीके से वहाँ पर इस कंपनी में जॉब लगी है, और उसे वहाँ पर रहने के लिए एक घर चाहिए। तो उसके दोस्त ने कहा कि आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, वो हमारी भी बेटी है, अगर वो चाहे तो हमारे यहाँ पर भी रह सकती है। लेकिन उनका घर उसके कंपनी से थोड़ा दूर होने वाला था, जिसके चलते अहुया ने यही बात कही कि मैं कंपनी के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक रहना चाहती हूँ, ताकि मुझे हर रोज़ सुबह जाने में वहाँ पर कोई भी दिक्कत ना हो। इस बात के लिए उसके पिता के दोस्त तैयार हो जाते हैं, और उन्होंने वहां पर उसके रहने का सारा जुगाड़ करवा दिया। कुछ ही दिनों बाद अहुया यहाँ पर अपनी कंपनी में आ पहुंचती है। यहाँ पर आकर अपने साथ काम करने वाले काफी सारे और लोगों से मिलती है। वो इसी तरीके से उनका फ्रेंड सर्कल इस टाइम बन चुका था, और काफी अच्छे से अब उसे ये बात लग रही थी कि उसकी जिंदगी सेट हो चुकी है, और हर रोज वो अपने काम पर जाया करती थी। उसके बाद जहाँ पर उसने रूम अपना ले रखा था वहां पर वो आ जाती, हर रोज का उसका यही रूटीन था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जब भी उसकी छुट्टी हुआ करती थी, वो बीच बीच में अपने माता पिता के पास आंध्र प्रदेश भी आ जाया करती थी। वहां पर वो बड़े ही आराम से अपनी छुट्टी मनाती, अपने माता पिता के साथ भी वो हर महीने काफी सारा टाइम बिता लिया करती थी। और जैसे ही उसकी छुट्टियां खत्म होती, वो वापस मुंबई आ जाती, और यहाँ पर आकर अपनी कंपनी में काम करने लग जाती। इन सारी ही चीजों को अभी सिर्फ और सिर्फ कुछ एक महीने ही बीते थे। उसे ये बात लग रही थी कि अब उसकी जिंदगी बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब उसकी जिंदगी में आखिरकार परेशानी ही क्या रह गई है। काफी अच्छी उसके पास जॉब है, दूसरी तरफ उसके माता पिता हैं जो कि उसका बचपन से ही इतना अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, और इस टाइम तो वो भी उन्हें पैसे दे रही है, और उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो लगातार अच्छी होती जा रही है। इस बात को लेकर अनहुया काफी ज्यादा खुश थी, उसके माता पिता भी काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए अनहोया को, तो वो अपने काम के अलावा इसके साथ साथ पढ़ाई भी कर रही थी, क्योंकि उसका ये मानना था कि अगर वो पढ़ाई करती रहती है तो हो सकता है आगे चलकर इसे और अच्छी जॉब मिल जाए। तो वो मेहनत कर रही थी अपनी पढ़ाई के ऊपर भी, अपने काम के ऊपर भी, जहाँ पर कि वो नौकरी लगी हुई थी कि इसी टाइम उसकी छुट्टियां पड़ जाती हैं। उसके बाद वो वापस अपने घर पर आती है, अपने माता पिता से मिलती है, और माता पिता तो इस टाइम अपनी बेटी से काफी ज्यादा खुश थे। वो
अपने माता पिता के साथ काफी अच्छा टाइम बिताती है और धीरे धीरे कर उसकी सारी की सारी छुट्टियां खत्म हो जाती हैं। और उसके बाद टाइम आया 5 जनवरी 2014 का, जब उसे वापस जाना था। अपनी सारी की सारी पैकिंग वगैरह उसने कर ली थी और उसके बाद अपने माता पिता को वो जाने के लिए बोलने लगती है। जाने से पहले उसकी माँ काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है कि उसकी बेटी को काम के लिए कितना ज्यादा दूर जाना पड़ता है। लेकिन जो भी हो, आज के टाइम में ये पूरे तरीके से सेट हो चुकी है, काफी अच्छी इसको जॉब मिली है और हमें क्या चाहिए। इसी तरीके की उसके माता पिता बातें सोचते हैं। लेकिन जब उनकी बेटी उनसे दूर जा रही थी तो उनसे ये सब देखा नहीं गया और वो रोने लगते हैं। लेकिन वो अपने गमों को इसी तरीके से छिपा लेते हैं, इस बात को सोचते हुए कि कम से कम आज के टाइम में उनकी बेटी एक अच्छी जॉब लगी हुई है और जॉब के लिए ही तो जा रही है, तो हमें चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो इसी तरीके से हंसी खुशी वो लोग विशाखापट्टनम से उसे मुंबई वाली ट्रेन में बैठा देते हैं। बैठाकर वो लोग आराम से कहते हैं कि बेटा तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग यहाँ पर सब कुछ संभाल लेंगे। उसके बाद वो लोग उसे बैठाते हैं, उसकी ट्रेन चली जाती है। उसके बाद वो लोग वापस घर पर आ जाते हैं और इस घटना के करीबन 1-1.5 घंटे बाद ही अनहुया के पिता ने उसके पास कॉल किया और ये बात पूछनी शुरू की कि बेटा तुम ठीक ठाक तो हो ना। तो उनकी बेटी ने कहा कि आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं बड़े ही आराम से बैठी हूँ और कुछ एक देर बाद ही मैं अपने रूम पर पहुंच जाऊंगी और उसके बाद मैं आपको बता दूंगी। यही सारी बातें सोचते हुए उसके पिता ने ये बात कही कि बेटा जो भी हो तुम आराम से जाना और चिंता तुम किसी भी चीज की मत करना, मैं यहाँ पर घर पर हूँ, सारी ही चीजों को मैं बड़े ही आराम से संभाल लूंगा। और अनहुया ने भी ये बात कही कि आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए, सबसे पहले मैं कुर्गा स्टेशन पर उतरने वाली हूँ और वहां पर उतरते ही मैं आप लोगों के पास कॉल कर दूंगी। यही सारी बातें सुनकर उसके पिता को थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, बेटी अब बड़ी हो चुकी है और वो अपने आप को संभाल लेगी। यही सारी बातें सोचकर वो अपने काम पर लग जाते हैं। लेकिन अगले काफी देर तक जब टाइम बीत चुका था और जब उसके पिता को ये बात लगने लगी कि अभी तक तो उनकी बेटी को वहां पर पहुंच जाना था कुर्गा स्टेशन पर और अभी तक उसका कॉल क्यों नहीं आया है, तो उन्होंने यही बात सोची कि हो सकता है वो फोन करना भूल गई होगी। और यही सारी बातें सोचते हुए वो खुद ही अपनी बेटी के पास कॉल करने लगते हैं। लेकिन उनकी बेटी का फोन इस टाइम बंद आ रहा था, तो वो ये बात सोचते हैं कि हो सकता है बैटरी कम होने के कारण उसका फोन बंद हो गया होगा, तो कुछ एक देर बाद मैं उसके पास कॉल कर लूंगा और तब तक उनकी बेटी उनके रूम पर पहुंच जाएगी जहां पर कि इस टाइम वो रहती है। और वहां पर जाने के बाद तो वो अपना फोन चार्ज कर ही लेगी। थोड़ी देर बाद दोबारा से वो उसके पास कॉल करते हैं, लेकिन अभी भी उसका फोन बंद आ रहा था। और इस टाइम उसके पिता को डर लगने लगता है कि उनकी बेटी ने पहले भी जब उनके पास उन्होंने फोन किया था तो उनका बंद आ रहा था और इस टाइम भी उसका फोन बंद आ रहा है, तो क्या उनकी बेटी ठीक ठाक होगी। इसी तरीके से परेशान होकर वो उसकी एक दोस्त के पास कॉल करने लगते हैं, क्योंकि अब उनकी दोस्ती हो चुकी थी काफी सारे बच्चों के साथ। तो उसके माता पिता ने ये बात कही थी कि बेटा हो सकता है कभी कभार तुम्हारा फोन ना लगे तो तुम अपने दोस्तों का नंबर हमें दे दो, ताकि तुम्हारा फोन ना मिले तो हम लोग उनके पास कॉल कर लें और वो तुम्हारे दोस्त तुमसे हमारी बात करवा पाए। इसी तरीके की नॉर्मल बातें कर लेने के बाद अगली सुबह अभी तक हो चुकी थी, उसके माता पिता ने उसके दोस्तों के पास कॉल करना शुरू किया और उनसे पूछना शुरू किया कि इस तरीके से अनहुया यहाँ से तो जा चुकी है। सारा का सारा मामला उन्होंने उसे बताया और उसके बाद उसकी दोस्त ने ये बात कहनी शुरू की कि अभी तो मैं ऑफिस नहीं पहुंची हूँ, जैसे ही मैं वहां पर पहुंचती हूँ मैं आप लोगों को कॉल करके बता दूंगी। अब अनहुया के माता पिता काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे कि पता नहीं वो लड़की ऑफिस में पहुंची है या नहीं, अगर पहुंच गई होती तो वो हमें कॉल जरूर करती। लेकिन वो लोग नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग पर बिल्कुल भी हैवी नहीं होने देना चाहते थे, जिसके चलते उनके दिमाग में अलग अलग से वो बहाने लगाने लगते हैं कि हो सकता है ऐसा हो गया होगा, वैसे अगर देखा जाए तो उनकी बेटी सुरक्षित ही होने वाली है। यही सारी बातें वो लोग सोच रहे थे कि इसी टाइम अनहुया की एक दोस्त का फोन उनके माता पिता के पास आता है और उसने अनहुया के माता पिता को ये बात कही कि वो तो अभी तक यहाँ पर नहीं आई है। और ये बात सुनते ही उसके पिता काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और उसके बाद उन्होंने अपने
अपने उसी दोस्त के पास कॉल करना शुरू किया कि भाई इस तरीके से मेरी बेटी अभी तक ऑफिस में नहीं पहुंची है, तूने ही उसको रूम दिलवाया था और अच्छे से तुझे उसका अता पता पता है, तो क्या तू जाकर एक बार चेक कर पाएगा कि क्या वो अपने रूम पर है। तो इस बात के लिए उसका दोस्त भी तैयार हो जाता है कि हाँ भाई, तेरी बेटी है यहाँ पर, कितनी दूर यहाँ पर आई हुई है, तो मुझे चेक करने में क्या जाता है, मैं अभी तेरे को चेक करके बताता हूँ। यही सारी बातें बोलकर उनका वो दोस्त वहां पर उसके रूम पर जाता है, लेकिन वहां पर जाने के बाद उसने देखा कि यहाँ पर तो उसकी बेटी आई ही नहीं। यही सारी बातें वो दोबारा से अनहुया के पिता को बताता है कि वो तो यहाँ पर नहीं आई है। और अब उसके माता पिता और उनके माता पिता का वो दोस्त परेशान होने लगा था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इतनी ज्यादा दूरी भी इन दोनों ही जगहों की नहीं है कि तुम्हारी बेटी को आने में इतना ज्यादा टाइम लग जाए। इसके बाद अनहुया के पिता के दोस्त वहां पर मुंबई में ही पुलिस स्टेशन में जाकर इस बात की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं कि इस तरीके से एक लड़की विशाखापट्टनम से चली थी, मुंबई वो आ रही थी और वो पूरे तरीके से गायब हो चुकी है, पता नहीं वो कहां पर गई, उसका फोन बंद आ रहा है। और जो कुछ भी उन्हें पता था वो पुलिस वालों को बताने लगते हैं। लेकिन मुंबई पुलिस का ये कहना था कि ये केस हमारे अंडर नहीं आता है, जबकि इस केस को तो रेलवे पुलिस संभालने वाली है, आपको जाकर वहां पर कंप्लेंट करनी होगी। इस टाइम अनहुया के पिता और उनके पिता के दोस्त काफी सारे पुलिस स्टेशनों में जाते हैं, वहां पर जाकर केस दर्ज करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफी सारे पुलिस स्टेशन यही बात कहते हैं कि ये वाला जो एरिया है ये हमारे अंदर नहीं आता, तो इस केस को तो आपको कहीं और जाकर रिपोर्ट करवाना होगा। इसी तरीके से उसके माता पिता और उनके पिता का दोस्त इसी तरीके से काफी देर तक घूमता रहता है। एक माता पिता इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे कि उनकी बेटी गायब हो चुकी है, पता नहीं वो कहां पर गई होगी, और दूसरी तरफ पुलिस वाले तो इनकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कर रहे हैं। और इसी तरीके से अगले काफी देर तक उसके माता पिता यूं ही घूमते रहते हैं। और आखिर में विशाखापट्टनम पुलिस ने इस केस के ऊपर छानबीन करनी शुरू की, और जब उसके मोबाइल की लोकेशन को निकाला जाता है तो ये बात पता चलती है कि वो लड़की कुर्गा में तो पहुंच चुकी है, कुर्गा के स्टेशन पर भी वो पहुंच चुकी थी, लेकिन उसके बाद वो पता नहीं कहां पर चली गई। पुलिस वाले इस केस के ऊपर अब छानबीन करने लगे थे, काफी सारी जगहों पर वो जाकर इन्वेस्टिगेशन कर चुके थे, 6 से 7 दिन इस घटना को बीत चुके थे, लेकिन अनहुया के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चला। और उसके बाद इस केस को मुंबई क्राइम ब्रांच को संभलवा दिया जाता है, और उसके बाद तो इस घटना ने बिल्कुल रफ्तार ही पकड़ ली। क्राइम ब्रांच इसके ऊपर काफी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करता है, सारी की सारी चीजों को लगातार छानबीन वो करता जा रहा था, जिन जिन लोगों के ऊपर शक होता जा रहा था और अंदाजा हो रहा था कि ये बंदा इसके बारे में कुछ बता सकता है, उन सारे ही लोगों से पुलिस वाले पूछताछ करने लगते हैं। और कहा जाता है कि सारे के सारे लोगों से जब पूछताछ की गई तो करीबन 2 से 2,500 लोग ऐसे मौजूद थे जिनसे कि इस केस के बारे में पूछताछ की गई थी, और उन सारे ही लोगों से जाकर पूछताछ की गई थी कि क्या आप लोगों ने इस लड़की को कहीं पर देखा है, लेकिन किसी को भी इस केस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और उसके बाद पुलिस वालों के पास एक कॉल आता है कि भांडू एक्सप्रेस हाईवे के पास एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, ये एक लड़की की है जो कि काफी ज्यादा गंदी हालत में है, तो पुलिस वाले यहाँ पर आकर इसे संभाल ले। पुलिस वालों के साथ साथ अनहुया के पिता भी वहां पर उस क्राइम सीन पर गए थे, और वहां पर जाकर उस डेड बॉडी को देखकर उसके पिता काफी बुरे तरीके से रोने लगते हैं, क्योंकि इसके जो कपड़े थे, जिस तरीके की इनकी शरीर की हालत थी, उसे देखकर अनहुया के पिता ने पहचान लिया था कि ये तो उनकी बेटी ही है। इस बात को कंफर्म कर लिया गया था। जैसे ही इस चीज के बारे में अनहुया की माँ को पता चलता है तो वो तो सदमे से बेहोश हो जाती है, और उसके बाद पुलिस वाले इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। दूसरी तरफ जब आम जनता को इस बारे में पता चलता है कि एक लड़की जो कि अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा मेहनत कर रही थी, यहाँ पर आकर उसे नौकरी लग जाती है, इस टाइम वो नौकरी के साथ साथ पढ़ाई कर रही थी, अपने घर वालों को वो सपोर्ट कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ वो 23 साल की थी, इतनी ज्यादा वो मेहनत कर रही थी अपने घर के हालातों को संभालने के लिए, और इस तरीके से उसे मार दिया गया है। तो काफी सारे लोग सड़कों पर उतर आते हैं, प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि उस कातिल को पुलिस वाले जल्द से जल्द पकड़ें और उसे सख्त से सख्त सजा दें। यही सारी की सारी चीजें एक तरफ तो प्रोटेस्ट के तौर पर चल रही थी, और दूसरी तरफ मुंबई क्राइम ब्रांच इस केस के ऊपर छानबीन कर रही थी। और इसी तरीके से छानबीन करते करते पुलिस वाले उसी स्टेशन पर जा पहुंचते हैं, और वहां पर जितने भी सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे, करीबन 100 से 120 सीसीटीवी कैमरों की जितनी भी वीडियो बनाई गई थी, उन सारी ही वीडियो को जब पुलिस वाले देखते
देखते हैं तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर अनहुया के साथ एक लड़का और जा रहा है। यह आदमी पता नहीं कौन है, इसके माता पिता तो इसे नहीं पहचानते थे, लेकिन जब इस बंदे को देखा जाता है तो इसके बारे में पुलिस वालों से पूछा जाता है और पुलिस वाले इस व्यक्ति की खोजबीन शुरू कर देते हैं और इस आदमी का नाम था चंद्रभान साना। तो पुलिस वाले इसके घर पर जा पहुंचते हैं। वहां पर जाकर उन्हें पता चलता है कि ये तो अपने गांव चला गया है। तो पुलिस वाले उसके गांव जा पहुंचते हैं और वहां पर जाकर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और उसके बाद उससे पूछताछ करनी शुरू करते हैं कि हाँ भाई, आखिरी टाइम में ये लड़की तेरे साथ देखी गई थी और इस टाइम ये गायब है, तो तू ही बता कि अब ये लड़की गई तो गई कहां पर। पहले तो वो पुलिस वालों को बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस वाले अपने तरीके से उससे पूछताछ करने शुरू करते हैं तो उसने सारी की सारी चीजें तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया। उसने बताया कि जनाब, मैं आपको सारी ही चीजें बताने के लिए तैयार हूँ, जरा मेरी बात भी सुन लीजिए। और उसके बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि ये एक छोटा मोटा चोर है जो कि इसी तरीके से रेलवे स्टेशन पर घूमता रहता है। जो कुछ भी उसे फंसता है उसे उठाकर वो वहां से भाग जाता है और इसी तरीके से चोरी वगैरह करने के लिए उस दिन भी ये यहाँ पर आया हुआ था। और इसकी नजर जाती है अनहुया पर। इसने देखा कि एक छोटी सी बच्ची है, ज्यादा इसकी उम्र नहीं है, ज्यादा ये पहलवान भी नहीं है, तो क्यों ना इसके पास जो ये एक बड़ा सा बैग है ये उसे चुरा ले। जरूर इसके अंदर कोई ना कोई कीमती चीज होगी और उसमें अगर कीमती चीज निकल भी आती है तो इसकी तो चांदी ही चांदी हो जाएगी। तो वो अनहुया के पास जा पहुंचता है, उससे वो बैग वगैरह छीनने के लिए, और वो जाता है एक कूली बनकर। उसने जाकर ये बात कही कि मैडम, अगर आप कहें तो आपका ये बैग काफी ज्यादा भारी है, मैं आपको आप जहां पर भी जाना चाहती हैं मैं वहां पर आपको पहुंचा दूंगा। दरअसल मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूं और आपका ये बैग आप मुझे दे दीजिए। लेकिन अनहुया ने इस बात से इनकार कर दिया। उसने कहा कि हाँ, मुझे टैक्सी की जरूरत है, लेकिन आप बैग की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए क्योंकि इसके नीचे टायर लगे हुए हैं, मैं इसे अपने आप लेकर आ सकती हूँ। वो उससे वो बैग छीनने की कोशिश करता है, बार बार उससे रिक्वेस्ट करता है, लेकिन अनहुया ने इस बात से इनकार कर दिया क्योंकि शायद उसे पहले ही लग रहा था कि यहाँ पर किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि रात का टाइम अब होने लगा है और यहाँ पर अगर कोई बैग लेकर भाग भी जाता है तो कोई भी उसे नहीं पकड़ पाएगा। जिसके चलते वो अपना बैग खुद लेकर वहां पर उस टैक्सी ड्राइवर के पीछे पीछे जाने लगती है, लेकिन वो कोई टैक्सी ड्राइवर तो था ही नहीं। बाहर जाने के बाद अनहुया को पता चलता है कि इसके पास कोई भी टैक्सी वगैरह नहीं है, ये तो एक बाइक लेकर आया है। और उसके बाद उसने उनसे पूछना शुरू किया कि हाँ भाई, तुम्हारी टैक्सी कहाँ पर है। और उसके बाद चंद्रभान ने ये बात कहनी शुरू की कि मैडम, मेरी टैक्सी सर्विस के लिए गई हुई है और आपको पता ही है कि ये मुंबई है, यहाँ पर अगर मैं वेट करता रहूंगा तो मैं पैसे कैसे कमाऊंगा। और यही कारण है कि मैं आज के टाइम में बाइक पर बैठा कर सारे ही लोगों को जहां पर भी वो लोग जाना चाहते हैं मैं वहां पर छोड़ कर आता हूँ। इन सारी ही चीजों को देखकर पहले तो अनहुया को ये बात लगती है कि मुझे इसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। पता नहीं ये बंदा कौन है, ना तो इसने टैक्सी ड्राइवर वाली ड्रेस पहन रखी है, ना इसके पास टैक्सी है, और वो वापस जाने लगती है। लेकिन पता नहीं चंद्रभान ने उस टाइम उसे क्या कहा कि वो इस बात के लिए राजी हो जाती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही चल पड़ती हूँ। वो उसके साथ बाइक पर बैठ जाती है और उसके बाद चंद्रभान उसे एक वीरान इलाके में लेकर जाता है और वहां पर जाकर उससे वो बैग छीनने लगता है। सारी की सारी उसने डायरेक्टली बातें बता दी, छिपाने की उसने कोई भी कोशिश नहीं की, उसे धोखा नहीं देने की कोशिश की, जबकि डायरेक्टली ये बात बता दी कि मैं तो तुम्हें लूटने आया था और अब ये बैग तुम मेरे हवाले कर दो। लेकिन अगर अनहुया को देखा जाए तो वो बैग छोड़ने के लिए राजी नहीं थी और इसी मशक्कत में वो उसका बैग तो छीन लेता है, लेकिन दूसरी तरफ वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। जबरदस्ती करके वो उसे वहीं पर गला घोटकर मार डालता है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि कौन ये लड़की है, कहां से आई है, इसने अपनी जिंदगी में कामयाब होने के लिए कितने क्या कुछ पापड़ बुने हैं। सिर्फ और सिर्फ उसे एक छोटा सा बैग दिखाई दे रहा था कि हो सकता है इसके अंदर से पता नहीं कौन सा खजाना उसे मिलने वाला है। और उस छोटे से खजाने के लिए, जिसके अंदर की शायद कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं होगा, उसने उस होनहार लड़की को बड़े ही बेरहमी से मार डाला। अब उसे ये डर भी था कि हो सकता है वो पकड़ा जाए, तो उसने अपने बाइक से काफी सारा पेट्रोल निकाला, उस लड़की के ऊपर छिड़क दिया जिसे कि अभी अभी उसने गला घोटकर मार डाला था। उसे साइड में वो लेकर जाता है, सारा का सारा पेट्रोल उसके ऊपर छिड़क देने के बाद वो उसके ऊपर आग लगा देता है। और उसके बाद उसे क्या था, बस वो बैग लिया, अपने घर पर गया, उससे जो कुछ भी उसे जरूरत का सामान अपना निकला वो सारा निकाल कर बैग उसने साइड में रख दिया। और उसके
बाद वो निकल पड़ता है और नए शिकारों के लिए, जिनके कि वो बैग वगैरह छीन पाए या फिर इसी तरीके से बेरहमी से उन्हें मार डाले ताकि उनका एक छोटा सा बैग उसके हाथ लग पाए। ये सारा का सारा मामला एक तरफ तो चल ही रहा था, दूसरी तरफ पुलिस वालों ने बीच में उसे पकड़ भी लिया था, लेकिन उसने ये बात कहकर वो छूट जाता है कि जनाब, इन सारे ही कांडों के पीछे मैं नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ उसे इस बारे में अब डर भी लगने लगा था कि पुलिस वाले उस केस के बारे में अब इन्वेस्टिगेशन करते करते यहाँ पर आ चुके हैं, तो जरूर पुलिस वाले मुझे पकड़ ही लेंगे। जिसके लिए वो वापस अपने गांव चला जाता है और वहां पर जाकर अपनी माँ के साथ और अपनी वाइफ के साथ काफी अच्छी जिंदगी वो बिता रहा था। लेकिन फिर पुलिस वाले उसके गांव जाते हैं और वहां पर जाकर उसे पकड़कर अपने साथ ले आते हैं। दूसरी तरफ अभी भी लोगों का प्रोटेस्ट लगातार चल रहा था कि किस तरीके का यह बंदा है, इसे तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और जब उसके केस को कोर्ट में पेश किया जाता है तो जज ने जब उसके ऐसे कारनामों को देखा, एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची को मार डाला है, तो उसके इन सारे ही कारनामों को देखते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। हाँ, इसे जो ये सजा मिली है फांसी वाली, इससे अनहुया को न्याय जरूर मिलेगा, लेकिन उसकी जिंदगी कभी भी लौटकर वापस नहीं आ पाएगी। उनके माता पिताओं को अपनी बेटी कभी भी वापस नहीं मिलेगी, जिनको कि वो काफी ज्यादा प्यार किया करते थे। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग इस केस के बारे में और कुछ भी जानते हो जो कि मैं यहाँ पर नहीं बता पाया हूँ, तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वैसे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट एपी मिबांग को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।